हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें हमसे बोल रखा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन इज 0.1। द मास परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। ठीक है, तो हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है ग्लूकोज का एक एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर के साथ, जो कि कितना है 0.1। तो हमसे पूछा गया है मास परसेंटेज ऑफ वाटर। मास परसेंटेज ऑफ वाटर पूछी गई है, यानी कि वेट बाई वेट की बात हो रही है। तो x1 बाई x2 कितना हमें गिवन है। जो x1 बाई x2 क्या होता है फ्रेंड्स, n1 बाई n2 के बराबर होता है। x1 क्या होता है, x1 होता है n1 बाई n1 प्लस n2, और x2 क्या होता है n2 बाई n1 प्लस n2, है ना। दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n1 बाई n2, है ना। x1 बाई x2 n1 बाई n2 के बराबर हो जाएगा। तो ग्लूकोज का हमें क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन गिवन है कितना 0.1। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 माइनस ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, है ना। हमें पता है फ्रेंड्स कि क्या होता है मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ रखा है कि x1 प्लस x2 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9। तो xg बाई x H2O क्या हो जाएगा, 0.1 बाई 0.9, है ना। और पॉइंट हटाऊंगा तो ये क्या बनेगा 1/9, पॉइंट हटाऊंगा तो ये बनेगा 1/9, और ये बराबर होगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज टू मोल्स ऑफ वाटर, है ना। Ng/NH2O के बराबर होगा। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं ये जो मोल्स दे रखे हैं, है ना, इनका जो रेशियो है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह से यूज़ करूँगा, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह से यूज़ करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे मास परसेंटेज पूछा गया है ना। यहाँ पे हमसे मास परसेंटेज पूछा गया है, तो ये चीज़ें बाद में एडजस्ट हो जाएंगी। तो मैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह से यूज़ करूँगा। तो ग्लूकोज के मोल्स मैंने ले लिए कितने, 1 मोल, है ना। फ्रैक्शन जितना इसका रेशियो दे रखा था उसी के अकॉर्डिंग 1 मोल ले लिए। और वाटर के मैंने मोल ले लिए 9 मोल, है ना। वाटर के मैंने मोल ले लिए 9 मोल। तो वेट कितना हो जाएगा ग्लूकोज का, वेट हो जाएगा ग्लूकोज का 180, है ना। ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट होता है 180, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ग्राम 180, है ना, 180 ग्राम। इसी तरह से वाटर की अगर बात करूँ तो 9 मोल है, इसको मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे वेट मिल जाएगा। तो वेट कितना हो जाएगा, WH2O 9 × 18, और 9 × 18 कितना होता है 162 ग्राम, है ना, 162 ग्राम। तो मुझे परसेंटेज वेट चाहिए, है ना, परसेंटेज मास या फिर परसेंटेज वेट चाहिए वाटर का। तो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर 162 डिवाइड बाई वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ ग्लूकोज। तो 162 प्लस 180 इंटू 100, इसको आप ऐड करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा करीब करीब 47.3%, है ना, 47.3। इसको आप ऐसे भी गेस कर सकते हो कि ये 162 है, ये 180 है ना। तो ये करीब करीब 50 से थोड़ा कम आना चाहिए, है ना, 50 से थोड़ा कम आना चाहिए। तो वैसे भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन बचाने के लिए मैंने ये तरीका बताया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें हमसे बोला गया है 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, है ना, X। 6.023 × 10⁻23 molecules are present in 10 gram of a substance X. The molarity of a solution containing 5 gram of substance X in 2 liter solution will be। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखो हमसे मोलैरिटी पूछा गया है 2 लीटर में, तो हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉलिड चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉलिड हमें निकालने हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है ना। तो 6.023 × 10⁻
यहाँ पर फ्रेंड्स 23 नहीं था, यहाँ पे 22 था, है ना, यहाँ पर 22 था, मैंने गलती से यहाँ पे 23 लिख दिया। तो 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 10 ग्राम्स में, और अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे किसमें 100 ग्राम्स में। और फ्रेंड्स 6.023 मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं 1 मोल में, है ना, किस में होते हैं 1 मोल में। तो अगर 1 मोल का वेट कितना है 100 ग्राम, है ना, और मॉलिकुलर वेट क्या होता है, मॉलिकुलर वेट क्या होता है, मॉलिकुलर वेट होता है ग्राम पर मोल, है ना, ग्राम पर मोल। तो ये क्या है 100, तो 100 ग्राम पर मोल, तो 100 ग्राम में 1 मोल है, तो 100 ग्राम पर मोल हमारे पास यहाँ हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो ये जो 100 है ये क्या बन जाएगा मॉलिकुलर वेट बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा मॉलिकुलर वेट। यानी कि जो एलिमेंट एक्स है ना, या सब्सटेंस एक्स है, उसका जो मॉलिकुलर वेट कितना है 100 है ना, उसका मॉलिकुलर वेट कितना है 100। और हमसे 5 ग्राम सब्सटेंस के साथ जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी मोलैरिटी पूछी है। तो 5 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे 5/100, है ना, मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे 5 को तो हमें मोल्स मिल जाएंगे। तो 5/100 और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास कितना आया 5/200, 5/200, और 5/200 होता है 2.5 इंटू 10⁻², और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोलर। तो ये हमसे इस सवाल में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें हमें गिवन है 100 ml सॉल्यूशन was made by adding 1.43 gram of Na2CO3 XH2O. The normality of the solution is 0.1 normal. The value of X is, ठीक है। तो 100 ml सॉल्यूशन बनाया गया, है ना, 100 ml सॉल्यूशन बनाया गया 1.43 ग्राम Na2CO3.XH2O से, और जो सॉल्यूशन बना उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो क्या है 0.1 है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, है ना, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, है ना, इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स नॉर्मेलिटी हमें क्या है 0.1 गिवन है, तो नॉर्मेलिटी हमने 0.1 ले ली। और हमें क्या चाहिए मोलैरिटी चाहिए, है ना, मोलैरिटी चाहिए। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, वेट हमें गिवन है Na2CO3 का, तो वेट कितना ले लिया 1.3 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट, ये हमें नहीं पता है। एन फैक्टर क्या होगा फ्रेंड्स, एन फैक्टर कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। तो ये क्या है साल्ट है ना, ये क्या है साल्ट है। और साल्ट की जो एन फैक्टर होती है वो क्या होती है टोटल कैटायनिक चार्ज, है ना, और यहाँ पे क्या है Na2 है तो 2+ बनेगा, तो टोटल कैटायनिक चार्ज कितना रहेगा 2 रहेगा, है ना। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, एन फैक्टर 2 हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो 100 इंटू 10⁻³ रख दिया, ये लीटर में आ गया। तो ये हमारे पास टोटल यहाँ पे एक इक्वेशन बनी है ना, 0.1 इज इक्वल टू 1.43 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट इंटू 2 होल अपॉन 100 इंटू 10⁻³ यहाँ से हम मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ से हम मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। क्या बनेगा, ये पूरा इधर जाएगा पहले, है ना, ये पूरा इधर जाएगा 100 इंटू 10⁻³ इसको 0.1 लिख ले, इसको 0.1 लिख लेते हैं। और ये 0.1 इस 0.1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, 0.1 इस 0.1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा 0.01, है ना, ये क्या बनेगा 0.01। फिर ये क्या बचेगा 0.01 बराबर होगा 1.43 इंटू 2 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट के साथ,
है ना, और मॉलिकुलर वेट को जब हम लेफ्ट में भेजेंगे तो क्या इधर बचेगा 1.43 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.01, है ना, 0.01। तो इस 0.01 को जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ ऊपर क्या बनेगा 100 इंटू 2 इंटू 1.43, है ना। तो 100 जब 1.43 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 143, है ना, 143, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 286। तो मॉलिकुलर वेट जो आ रहा है ना, Na2C3.X2 होगा, वो कितना आ रहा है 286। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉलिकुलर वेट इसका निकाल लेते हैं, है ना, एक्स के टर्म्स में। तो मॉलिकुलर वेट कितना बनेगा सोडियम का 23 होता है, तो 2 इंटू 23, कार्बन का एक ही है 12, और ऑक्सीजन 3 है, तो 16 48, प्लस वाटर कितना है x, वाटर का मॉलिकुलर वेट होता है 18, तो x इंटू 18, इसको आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 106 प्लस 18। तो यहाँ से मॉलिकुलर वेट कितना आया 106 प्लस 18। तो फ्रेंड्स दोनों से अगर हम चेक करें तो 106 प्लस 18x बराबर होना चाहिए 286 के, है ना। तो ये 106 इस 286 के पास जाएगा, माइनस होगा, और ये 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो 286 माइनस 106 ये कितना बनेगा 180 बचेगा, है ना, क्या बनेगा 180, और नीचे 18 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 10, है ना। तो यही हमसे इसमें पूछा था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोल रखा है अ सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपोनेंट्स कंटेनिंग N1 मोल्स ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, है ना। एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है ना, N1 मोल्स हैं फर्स्ट कंपोनेंट के और N2 मोल्स हैं सेकंड कंपोनेंट के, इज प्रिपेयर्ड। M1 एंड M2 आर द मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, है ना। M1 और M2 दोनों ही कंपोनेंट के वेट हैं, मॉलिकुलर वेट हैं। अब हमसे बोला गया है इफ़ D इज़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी क्या है स्मॉल d, एंड C2 इज़ द मोलैरिटी, C2 जो है क्या है C2 है मोलैरिटी, और X2 क्या है इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, है ना। X2 क्या है मोल फ्रैक्शन है सेकेंड कंपोनेंट का। देन C2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है ना, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन था और ऑप्शन मैच कराने थे तो मैंने ऑप्शन भी साथ में लिए हैं। तो C2 है 1000 X2 डिवाइड बाई M1 प्लस X2 M2 माइनस M1। सेकेंड हमारे पास है C2 इज इक्वल टू 1000 dx2 अपॉन M1 प्लस X2 M2 माइनस M1। सी ऑप्शन हमारे पास है C2 इज इक्वल टू dx2 डिवाइड बाई M1 प्लस X2 M2 माइनस M1। डी ऑप्शन हमारे पास है C2 इज इक्वल टू dx1 अपॉन M2 प्लस X2 M2 माइनस M1। तो ये बात है, इस क्वेश्चन में हमें इन 4 ऑप्शन में से एक चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स जो सॉल्यूशन है ना, उसको हम डिटेलिंग करेंगे पहले, है ना। डिटेलिंग में हमारे पास क्या है कि उसकी डेंसिटी क्या है स्मॉल d है, और मोलैरिटी क्या है C2 है ना। और 2 कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन में, 2 कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन में, एक है 1 और एक है कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं N1, और मॉलिकुलर वेट क्या है M1, और जो कंपोनेंट 2 है उसके मोल्स कितने हैं N2, और मॉलिकुलर वेट क्या है M2। तो फ्रेंड्स मोल्स मॉलिकुलर वेट से हम क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। वेट कितना होगा N1 इंटू M1। इसी तरह से जो कंपोनेंट 2 है उसका हमें मोल फ्रैक्शन भी गिवन है ना, मोल फ्रैक्शन भी गिवन है X2। तो फ्रेंड्स इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा N2 M2, है ना, N2 M2। तो C2 यानी कि मोलैरिटी की अगर हम बात करें, है ना, तो क्या होगा, मोलैरिटी की बात करें तो क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना।
मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे 2 की बात कर रहा है ना, 2 की बात कर रहा है, तो हम जो सॉल्यूट मानेंगे उसको हम किसको, सॉल्यूट किसको मानेंगे, सॉल्यूट हम मानेंगे सॉल्यूट हम कंपोनेंट 2 को मान के चलेंगे, है ना। और अगर इससे आंसर नहीं आया तो हम सॉल्यूट 1 को मान के चलेंगे, फिर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे C2 लिखा था, है ना, इसीलिए हम कंपोनेंट 2 को सॉल्यूट मान के चल रहे हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, N2, है ना, और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, है ना, मास बाई डेंसिटी। मास कितना है, m1 n1 और m2 n2, है ना, 2 कंपोनेंट ही हैं सॉल्यूशन में, तो m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइड बाई डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। इसको उठा के यहाँ पे रख दो, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, है ना। तो m1 n1 प्लस m2 n2 और डिवाइड में d रहेगा, है ना, डिवाइड में d रहेगा, और क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो अपर नोमिनेटर में चला जाएगा, है ना, अपर नोमिनेटर में चला जाएगा। तो n2 इंटू डी m1 n1 प्लस m2 n2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। अब इसको हम मोल फ्रैक्शन में ले जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन में देखो क्या है, मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, हमें पता है कि अगर मैं x2 लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, n2 बाई n1 प्लस n2, और x1 लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, n1 प्लस n1 बाई n1 प्लस n2। तो हमें यहाँ पे n2 है, यहाँ पे हमारे पास n2 ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे 1/n1 प्लस n2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ऊपर 1/n1 प्लस n2 से और नीचे भी 1/n1 प्लस n2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मिल जाएगा। तो n2/n1 प्लस n2 क्या बन जाएगा, x2, है ना। तो ये ऊपर x2 बन गया, नीचे m1 n1 था, n1/n1 प्लस n2 क्या बनेगा, x1, और n2/n1 प्लस n2 क्या बनेगा, x2। तो x2d/m1 x1 प्लस m2 x2 आ गया। और फ्रेंड्स आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें आपको पता होगा कि क्या होता है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं x1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस x2, है ना, x1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस x2। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे x2 के टर्म्स में है ना, जितने भी यहाँ पर भी केवल इस एक ऑप्शन में x1 है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन में x2 के टर्म्स में आंसर है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस x1 को 1 माइनस x2 लिख रहा हूँ, है ना। तो x2d/m1 1 माइनस x2 प्लस m2 x2। तो x2d अपॉन क्या हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा और ये माइनस m1 x2 हो जाएगा, है ना। और x2 कॉमन लेंगे तो m1 माइनस m2 x2 बनेगा, है ना, सॉरी m2 माइनस m1 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस के साथ है। तो m1 प्लस m2 माइनस m1 x2 बनेगा। तो ये C2 हमारा क्या आएगा, x2d अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m1 x2। तो ये C ऑप्शन के साथ मैच कर जाएगा। तो यही था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।